प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन देखने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पहले हम लोगों ने जलोढ़, जलोढ़ के बाद लाल और लाल के बाद हम लोग लैटेराइट मिट्टी, ये 3 मिट्टी को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। इसके साथ-साथ हम लोग जो है अपने नोट्स भी बना चुके हैं। आज हम लोग जिस मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे वो है ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस मिट्टी को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ब्लैक सॉइल, यानी कि इसी को हम कहते हैं काली मृदा। और ये जो ब्लैक सॉइल है, अगर हम लोग इसको समझने पे आ जाए, बहुत इम्पोर्टेंट ये सेशन है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है। इसमें सबसे पहली बात ये समझना है कि जो काली मिट्टी है ये भारत के तीसरे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कितना? तो 5.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये मिट्टी हमको देखने को मिलती है। ये काली मिट्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है। इसके बारे में अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें तो इस काली मिट्टी के कई सारे उपनाम हैं। अगर इसके उपनाम की बात करें, उपनाम यानी कि निक नेम की बात करें, तो इस काली मिट्टी के बहुत सारे उपनाम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है। जैसे अगर हम लोग एक तो काली मिट्टी इसको कहते हैं, दूसरा इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासी मृदा कहा जाता है इसको। इसके अलावा काली कपासी मिट्टी के बाद अगर हम लोग और देखें तो इसी मिट्टी को महाराष्ट्र में रेगुर मृदा कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में इसी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में इसी को करेल कापस मिट्टी कहते हैं, करेल कापस मृदा के नाम से जानते हैं। इसी मिट्टी को अगर हम लोग और देखें तो विश्व स्तर पर इसी मिट्टी को चरणों जेम मृदा कहते हैं। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और नमी धारण करने की वजह से कहा जाता है ये जो मिट्टी है, अगर हम लोग देखें तो ये जो मिट्टी है इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसको दरारी मृदा कहा जाता है। और कभी कभी दरारें इतनी बड़ी पड़ जाती हैं कि ये जो दरारें हैं ये दूर से देखने पे हमको ये लगता है कि ऐसा लगता है कि खेत की जुताई हो गई है। इसलिए इसी मिट्टी को कहीं कहीं पे स्वतः जुताई, सेल्फ प्लाइंग, स्वतः जुताई वाली मृदा इसको कहा जाता है। और हमने बताया कि जो काली मिट्टी है कपास के कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है, इसीलिए इसको जो है कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मृदा भी कहा जाता है। तो ये सारे इसके उपनाम। और आगे चलते हैं। अगर हम लोग इसी को और समझने का प्रयास करें, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं। अब ये दो चीज़ें तो हम लोग अच्छे से सीख ली। अब हम अगर तीसरी चीज़ों की बात करें यानी थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट यही है कि जो काली मिट्टी है, इस मिट्टी की उत्पत्ति या निर्माण की बात अगर हम लोग करें, उत्पत्ति या निर्माण, तो इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ये कहा जाता है क्रीटेशियस काल में। क्रीटेशियस ये पृथ्वी का एक उम्र है। क्रीटेशियस काल में कहाँ? महाराष्ट्र के, क्रीटेशियस काल में महाराष्ट्र के एक ज़िला है, ज़िले का नाम है महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िला। तो क्रीटेशियस काल में महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िला में हुआ क्या? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसी ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जिला में क्या हुआ? ज्वालामुखी
ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा काली मृदा का निर्माण हुआ। कैसे हुआ? ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह है, अगर हम कहें तो पृथ्वी की सतह है, और इस पृथ्वी की सतह के नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो किसी भी स्थान पर अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो पृथ्वी की सतह के नीचे यानी कि अंदर गहराई में, परतों में, तो पृथ्वी की सतह के अंदर गहराई में यानी कि परतों में अगर हम लोग देखें, परतों में यदि कहीं पे ताप और दाब के कारण कोई भी चट्टान पिघल जाती है यानी कि जो चट्टान है ये गर्म होकर के पिघल गई, तो इसी गर्म गलित पदार्थ, ठीक, इसी गर्म गलित पदार्थ को हम लोग मैग्मा कहते हैं। और इस मैग्मा का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण अधिक टेम्परेचर और कम प्रेशर की वजह से होगा। यदि दाब कम होगा और ताप अधिक होगा तो दाब कम और ताप अधिक होने की वजह से कोई भी चट्टान गल जाएगी यानी कि गर्म गलित अवस्था में हो जाएगी, और इसी गर्म गलित अवस्था को हमने बताया कि ये क्या है? मैग्मा। अभी जो मैग्मा है यही मैग्मा जिस माध्यम से पृथ्वी की सतह पे आता है परतों को तोड़ते हुए, इस माध्यम को इसको कहते हैं वेंट या इसी को नलिका कहा जाता है। तो यही मैग्मा वेंट या नलिका के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक परतों से पृथ्वी की सतह पे आता है, और पृथ्वी की सतह पर आने के बाद ये जो मैग्मा है ये इस तरीके से पृथ्वी की सतह के ऊपर इसका उद्गार होता है, इस तरीके से। तो ये जो मैग्मा है यही जो है पृथ्वी की सतह पे आएगा, तो इसी मैग्मा का पृथ्वी की सतह पे ऐसे उद्गार होगा, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग लावा, इसको हम लोग लावा कहेंगे। और जिस प्रक्रिया के द्वारा ये लावा बाहर आता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा ये लावा जो है, ये जिस प्रक्रिया द्वारा बाहर आता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि वॉल्केनिक प्रोसेस कहते हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया। अब ये जो क्या है, ये जो लावा है, लावा पृथ्वी की सतह पे आ गया, और कहा जाता है जो लावा है, इस लावे में अगर हम लोग देखें तो ये लावा है, लावा, और इसी लावे का क्या होगा, धीरे धीरे लावे का शीतलीकरण होगा, लावे का शीतलीकरण होगा, यानी कि लावा ठंडा होगा, और जब लावे का शीतलीकरण होगा तो इस शीतलीकरण से आग्नेय चट्टान बनेगी, और ये जो आग्नेय चट्टान है, इस आग्नेय चट्टान में जब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होगा, जब इसमें एक तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा इसी में रासायनिक परिवर्तन होगा, तो जब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होगा तो इसी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की वजह से क्या होगा, ब्लैक सॉइल यानी कि हम कह सकते हैं काली मृदा का निर्माण होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी कि आखिर काली मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। तो बहुत ही अच्छे से इसको समझना है। तो काली मिट्टी का निर्माण ऐसे ही होता है जैसे कि हमने आपको बताया है। ठीक है, ये हुए। तो ये तो निर्माण के बारे में अगर हम लोग बात किए तो बात कर ली। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये जो मिट्टी है इसको अब समझ गए होंगे तो मिटा दे रहा हूँ। ये मिट्टी है, अगर इस मिट्टी की और अगर हम कुछ विशेषताओं को देखने पे आ जाएं तो ये जो मिट्टी है इसको अगर हम लोग और समझें तो इस मिट्टी का वितरण देखें, यानी कि इसका जो वितरण है, आखिर ये मिट्टी भारत में पाई कहाँ कहाँ पे जाती है। तो ये मिट्टी सबसे पहले महाराष्ट्र में मिलेगी हमको। तो महाराष्ट्र में अगर हम जाएंगे तो महाराष्ट्र में एक पठार है, इस पठार का नाम है दक्कन का पठार। तो महाराष्ट्र के दक्कन के पठारी क्षेत्र में, दक्कन के पठारी क्षेत्र में हमको ये मिट्टी देखने को मिल जाएगी। और कहाँ मिलेगी, तो महाराष्ट्र में दक्कन के पठारी क्षेत्र में मिलेगी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी कि हम कहें तो पश्चिमी यूपी में हमको मिट्टी मिल जाएगी। पश्चिमी यूपी यानी कि खास करके अगर हम लोग समझें तो इसको हम
मालवा का पठार कह सकते हैं, यानी कि मालवा के पठार में हमको ये मिट्टी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम और देखें तो महाराष्ट्र हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, इसके साथ साथ गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में मिल जाएगी। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में हमको मिट्टी देखने को मिलेगी। काठियावाड़ क्षेत्र में, काठियावाड़ क्षेत्र का मतलब ये वाला भाग, ये गुजरात का, ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी, तो यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है काठियावाड़ का क्षेत्र है, तो यहाँ पे हमको मिट्टी मिलेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कर्नाटक के अलावा तेलंगाना और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हमको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। इसी मिट्टी को हम लोग कहते हैं ब्लैक सॉइल। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया शायद। और आगे देखते हैं इस मिट्टी की अगर हम और बात करें, मिटा दें इसको, इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो ये जो इस मिट्टी की अगर हम विशेषता की बात करें तो ये जो मिट्टी है विशेषता को देखने पे आ जाए तो पहली विशेषता तो हमने यही बताया कि भारत के तीसरे सर्वाधिक क्षेत्रफल पे पाई जाती है। तो भारत के तीसरे सर्वाधिक क्षेत्रफल में मिट्टी पाई जाती है। दूसरा, ये जो मिट्टी है, दूसरी विशेषता, ये कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तीसरी विशेषता, ये जो मिट्टी है काली मिट्टी, अगर इसको हम समझें तो ये जो है नमी को लंबे समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये तीसरी विशेषता है। अगर हम लोग चौथी विशेषता की बात करें, चौथी विशेषता जो है इसका रंग काला, इसका जो काला रंग है ये टिटैनी एक यौगिक है, एक तत्व है, टिटैनी फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है, ऑक्साइड के कारण इसका रंग काला होता है। तो टिटैनी फेरस ऑक्साइड की वजह से इसका रंग काला होता है। ऑक्साइड तथा हम कह सकते हैं कि जीवाश्म तथा नहीं, बस इसी के कारण होता है। अगली विशेषता, इसमें जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते, क्योंकि आप जानते हैं जो काली मिट्टी है, इसकी बात करें तो ये काली मिट्टी जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो ज्वालामुखी का मतलब तप्त, यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये जो है कुल मिला के गर्म गलित पदार्थ यानी मैग्मा से इसकी उत्पत्ति होती है। तो गर्म गलित पदार्थ इतना ज़्यादा गर्म होता है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी जानवर की या कोई भी चीज़ की हड्डियाँ या कोई भी चीज़ का अस्तित्व यहाँ पे पता चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से इसमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते, सब इसी में जलकर राख हो जाते हैं। और आगे समझते हैं, ये तो विशेषता रही। अगर हम लोग देखें तो ये काली मिट्टी है, इसमें पाए जाने वाले अगर प्रमुख तत्व की बात करें तो प्रमुख जो तत्व हैं इस मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो हमने बताया दो चीज़ें। एक तो इसमें कम मात्रा में दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो कम मात्रा में, जैसे एक तो जीवों के अवशेष नहीं पाए जाएंगे, यानी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। जीवाश्म नहीं मिलेगा तो आप जानते हैं कि फास्फोरस नहीं मिलेगा, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होगी, फास्फोरस कैल्शियम इसकी कमी होगी। इसके साथ साथ नाइट्रोजन की कमी होगी। तो इन सब तत्वों की, इन सभी तत्वों की कमी पाई जाएगी। बाकी जो अन्य तत्व हैं, जो भी तत्व आप जानते हैं, इन अन्य तत्वों की अधिकता पाई जाएगी। तो ये हो गया। अगर हम लोग देखें काली मिट्टी में प्रमुख फसल की बात करें, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं,
तो प्रमुख फसल की अगर हम बात करें तो इस मिट्टी में सबसे इम्पोर्टेंट फसल कौन सी उगाई जाती है? तो सबसे पहले कपास, कपास के बाद गन्ना, गन्ना के बाद मूंगफली। तो कपास, गन्ना, मूंगफली ये तो उगाया ही जाता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो चना, चना के साथ साथ खट्टे फल उगाए जाते हैं। खट्टे फल का मतलब खट्टे रसदार फल, रसदार फल यानी कि अंगूर, अंगूर के साथ साथ संतरा। तो ये सारे जो खट्टे फल हैं, नींबू, ये सब। इसके अलावा सोयाबीन, सोयाबीन, दलहन, दलहन, दलहन में सभी दालें, तिलहन, दलहन के बाद तिलहन। तो ये सारी चीज़ें इस मिट्टी में उगाई जाती हैं, प्रमुख फसलें हैं। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्लास आपको समझ में आई होगी और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।